देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 का जो है अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध, इसको अपन आज शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है हम चोरी को देखेंगे। संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, इसमें चोरी को देखेंगे तो चोरी जो है आपका सेक्शन जो है 378 से लेके आपका जो है 382, ये आपको पहले तो ये याद रखना है। चोरी कहां से कहां तक है? 378 से लेके 382 तक में जो है चोरी के बारे में बताया गया है। 378 में जो है इसकी परिभाषा दी गई है। उसके बाद जो है चोरी के जो है विभिन्न प्रकार बताए गए हैं कि भाई किस तरीके से जब चोरी व्यक्ति करता है तो वो आता है। तो 378 से 382 तक में जो है चोरी का जो है प्रोविजन किया गया है, ये याद रखना है पहले तो आपको। चोरी कैसा अपराध है? चोरी जो है आपकी संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। जैसा 378 में जो है इसकी परिभाषा दी गई है। 378 में क्या किया गया है? 378 में जो है परिभाषा है इसकी, ये याद रखना है कि चोरी की परिभाषा कहाँ दे रखी है? 378 में दे रखी है। और 379 में जो इसकी जो साधारण चोरी है उसका जो है दंड दे रखा है। उसके बाद जो है 81, 82, 83 में जो है इसके बारे में 80, 81 और 82 के बारे में जो है धारा, उसमें जो इसके प्रकार बताए गए। 81, 82, 79 में इसका दंड दे रखा है। देखिए, तो पहले देखते हैं 378। 378 क्या कहता है? 378 कहता है जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति को ऐसे लेने के लिए हटाता हुआ चोरी करता है, यह कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, तो संपत्ति किस चीज के विरुद्ध अपराध है? कब्जे के विरुद्ध। याद रखना, संपत्ति काय के विरुद्ध अपराध है? कब्जे के विरुद्ध। संपत्ति किस चीज के विरुद्ध अपराध है? कब्जे के विरुद्ध। ये याद रखना है आपको, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखना है कि संपत्ति जो है स्वामित्व के विरुद्ध अपराध नहीं होती है, कब्जे के विरुद्ध अपराध होती है, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं पड़ता है कि संपत्ति किस का स्वामित्व किसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कब्जे को ध्यान में रखा जाएगा। तो संपत्ति जो चोरी जो है कब्जे के विरुद्ध अपराध है। तो जिस व्यक्ति के भी कब्जे में वो संपत्ति थी, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, सम्मति के बिना होना चाहिए, मतलब उसकी अनुमति के बगैर अगर आप उसे हटाते हैं, सम्मति के बिना, सम्मति के बिना किस आशय से हटाते हैं? आशय भी होना चाहिए फिर आपका। कोई जंगम संपत्ति, संपत्ति कैसी होनी चाहिए? जंगम। ये भी इस चोरी का एक आवश्यक तत्व है, जंगम संपत्ति। मतलब चोरी के लिए आवश्यक तथ्य, सबसे जरूरी तत्व है जंगम संपत्ति, मतलब जंगम संपत्ति होना चाहिए। जंगम मतलब चल संपत्ति होनी चाहिए। तो चोरी की विषय वस्तु कैसी होती है? चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कोई जंगम संपत्ति क्या करता है, किस आशय से हटाता है? बेईमानी पूर्ण आशय से। तो बेईमानी पूर्ण आशय भी जरूर है, बेईमानी पूर्ण आशय, ये चोरी के लिए आवश्यक है। मतलब अगर आपका आशय अगर बेईमानी पूर्ण नहीं है तो फिर वो चोरी नहीं होगा। तो इनमें से ये सारे फैक्ट इसमें आने चाहिए, है ना। एक तो किसी व्यक्ति के कब्जे से हटाना चाहिए, दूसरा उसकी सम्मति के बिना हटाना चाहिए, तीसरा जंगम संपत्ति होनी चाहिए, चौथा उसका बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए। ये सारे तथ्य जब होते हैं तब कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो इस प्रकार से संपत्ति को हटाता है, वो व्यक्ति क्या करता है? चोरी करता है। तो चोरी के लिए ये सारे फैक्ट होना आवश्यक है। अब चूंकि अपन ने पहला देखा, पहला के भी कब्जे के विरुद्ध, तो कब्जे के विरुद्ध का अर्थ है ये कब्जे के विरुद्ध अपराध है, मतलब इसमें स्वामित्व की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस किसी के कब्जे में भी संपत्ति है, अगर उसके कब्जे में से आपने संपत्ति हटाई तो ये चोरी का अपराध बनेगा, अगर ये तीनों फैक्ट उसमें आते हैं तो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या कोई व्यक्ति स्वयं अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। स्वयं अपनी संपत्ति की चोरी भी कर सकता है। अपनी संपत्ति संपत्ति की चोरी कोई व्यक्ति कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये कब्जे के विरुद्ध अपराध है, ना कि आपके स्वामित्व के विरुद्ध। मतलब आप भले ही मालिक हो उस चीज के, फिर भी आप उसकी चोरी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इसमें उदाहरण भी दे रखा है। मान लो आपकी कोई घड़ी थी जो खराब हो गई थी, आपने घड़ी जो है सुधारने के लिए किसी दुकानदार को सौंपी। आपकी घड़ी थी, खराब हो गई थी, आपने दुकानदार को क्या किया? सुधारने के लिए सौंपी। अब दुकानदार को आपने सुधारने के लिए सौंपी, उसने घड़ी आपकी सुधार दी। अब आपके मन में बेईमानी आ गई,
आपने सोचा कि चलो क्यों ना, अब ये दुकानदार बाहर है, मैं इसकी दुकान से बोले ये घड़ी अब चूंकि मेरी है बोले उठा के ले जाता हूँ, और फिर कहूंगा कि तुमने घड़ी चोरी कर दी या घड़ी मिल नहीं रही, अब मैं इसके लिए तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, है ना, और मेरी घड़ी वापस अलग दो। तो क्या हुआ, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, बेईमानी पूर्ण आशय आ गया ना उसके मन में कि भैया ये घड़ी मैं अपनी जो है गलत तरीके से हटा लेता हूँ, या कह लीजिए कि उसके पैसे दिए बगैर ये वो जो व्यक्ति है जिसने घड़ी दी थी उसको, अब देखिए जब तक आप उसके पैसे नहीं दोगे वो आपकी घड़ी नहीं लौटाएगा ना। आपने क्या किया, बगैर पैसे दिए उससे घड़ी ले आए, तो क्या किया आपने, आपने भी चोरी की, भले ही वो आपकी संपत्ति है, आपकी खुद की घड़ी है, लेकिन आपने चोरी की, क्योंकि चोरी काय के विरुद्ध अपराध है, कब्जे के विरुद्ध। तो अगर कोई पूछे कि क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अगर वो दूसरे के कब्जे में है और दूसरा व्यक्ति उसको विधिपूर्ण अपने पास रखने का अधिकारी है तो, ठीक है, विधिपूर्ण रखने का अधिकारी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलीगल तरीके से उससे छुड़ा, आपसे छुड़ा ली फिर आपने छीन ली तो चोरी नहीं होगा। लेकिन अगर अब देखिए आपने किसी को सुधारने के लिए दी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करोगे वो वापस नहीं करेगा, वो विधिपूर्ण रूप से उसको अपने पास रखने का क्या है, अधिकारी है, कि जब तक भुगतान नहीं करोगे वो आपको देगा नहीं। ऐसे में आप चाहते हो कि भुगतान भी ना करना पड़े और घड़ी भी मिल जाए, तो इस तो कौन सा अपराध हो जाएगा, तो चोरी, भले ही वो आपकी संपत्ति है तो भी वो चोरी हो जाएगा। अगर आपके मन में बेईमानी पूर्ण कोई आशय आता है तो उसकी सम्मति के बिना आप हटाते हो, और जंगम संपत्ति तो होना ही चाहिए, है ना, बेईमानी पूर्ण आशय आ जाता है, उसकी सम्मति के बिना हटाते हो आप, तो आप ये मान के चलो कि आप स्वयं की संपत्ति की भी चोरी कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि कब्जे के विरुद्ध अपराध है। ये बात हो गई। और क्या है इसमें स्पष्टीकरण दे रखे हैं कुछ। स्पष्टीकरण एक कहता है इसमें कि जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति ना होने से चोरी का विषय वस्तु नहीं होती, किंतु जो ही वह भूमि से पृथक हो जाती है वह चोरी का विषय वस्तु हो जाती है। स्पष्टीकरण कहता है कि कोई भी वस्तु अगर भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी हुई है तो वो चोरी का विषय वस्तु नहीं है, क्योंकि उस समय तक वो अचल संपत्ति की श्रेणी में आती है। लेकिन जैसे ही उसको आप भूमि से अलग करते हैं वो चल संपत्ति की श्रेणी में आ जाती है और वो चोरी का विषय वस्तु हो जाती है, ठीक है। कोई भी चीज हो सकती है जो भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई, जब तक वो स्थायी रूप से जकड़ी है इसका मतलब ये है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ रही है, अचल संपत्ति में आ रही है, तो वो चोरी का विषय वस्तु नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसको भूमि से अलग करते हो, उखाड़ते हो, हटाते हो, तो वो चोरी का विषय वस्तु बन जाती है, ठीक है। इसमें भी समझने के लिए कई चीजें होती हैं। देखिए अब जैसे सीलिंग फैन होता है आपका, अगर आप कहो कि सीलिंग फैन का चोरी की विषय वस्तु, भैया जब तक टंगा है तब तक तो नहीं है। सीलिंग फैन जो ऊपर टांगते हो आप परमानेंट ही टांगते हो उसको, ऐसा तो नहीं कि आज इस कमरे में टांग लिया, कल उस कमरे में टांग लिया, परसों दूसरे कमरे में टांग लिया, नहीं टांगते ना, एक परमानेंट टांगते हो कि इस कमरे में लगाया हमेशा के लिए लगा रहेगा। तो जब तक वो टंगा है तब तक तो आप मान लो कि वो चोरी की विषय वस्तु नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसे हटा दोगे, उतारोगे, कोई उतार के ले जाता है, वो चोरी की विषय वस्तु बन जाता है। तो ऐसे ही कह रहा है कि मान लो कोई पेड़ है, अगर वो जमीन में लगा हुआ है तो वो चोरी की विषय वस्तु नहीं है, क्योंकि वो स्थायी रूप से लगा है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उसको काटता है बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाने के लिए, वो चोरी की विषय वस्तु बन जाता है, ठीक। दूसरा स्पष्टीकरण देखिए क्या कहता है, हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया हो जिससे पृथक किया गया हो चोरी हो सकेगा। हटाना मतलब पृथक करना, मतलब किसी चीज से कोई चीज जुड़ी हुई है उसको आप हटाते हो, पृथक करते हो, तो वो चोरी की विषय वस्तु हो सकती है। जिस तरीके से आप हटाते हैं या पृथक करते हो, किसी चीज से हटाना या पृथक करना, तो वो चोरी की विषय वस्तु हो सकती है। स्पष्टीकरण तीसरा कहता है, कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कार्य करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए है, या जब वह उस चीज को किसी दूसरे चीज से पृथक करता है तब वह वास्तव में उसे हटाता है। तो कुल मिला के ये कह रहा है, हटाने का अर्थ भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हटाना कब कहेंगे। तो कोई चीज किसी चीज को बांधे हुए हैं, रखे हुए हैं, तो उसको जैसे ही आप उससे अलग करते हो या पृथक करते हो तो क्या माना जाएगा कि आपने उस चीज को उससे क्या हुआ, क्या किया, हटाया। किसी चीज को कुल मिला के पृथक करना, जो भी चीज उसकी सुरक्षा के लिए लगी है, मान लो अपन फैन की बात कर लें, फैन टंगा हुआ है, वो एक हुक वगैरह से टंगा होता है, जैसे ही आपने हुक निकाला मतलब क्या किया आपने, उसको उससे हटाया। फिर जैसे ही पेड़ को आपने काटा मतलब क्या किया आपने, उसको हटाया। तो वो कहता है उसका हटाने का मतलब होता है पृथक करना एक तरीके से। स्पष्टीकरण 4 कहता है कि वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु को हटाना कार्य करता है, वह इस जीव जंतु को हटाता ये कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि वह ऐसे हर एक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई
गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। तो कह रहा जीव जंतु, देखिए जीव जंतु को वस्तु मानते हैं, जीव जंतु जो होते हैं उनको वस्तु माना जाता है। तो जीव जंतुओं को भी जिस तरीके से, मान लो कोई कुत्ता बंधा हुआ है आपके घर में बंधा है, आप लोग उसको चैन से बांध के रखते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति ने उसकी चैन खोली, माना जाएगा कि उसने क्या किया, उसको हटाया। या चैन नहीं खोली उसने, मान लो खुला कुत्ता है आपके घर में घूम रहा है, उसने बिस्किट वगैरह कोई ललचाने वाली चीजें डाली और वो कुत्ता उसके पीछे चल दिया, तो क्या माना जाएगा, उसने उसको हटाया। ठीक है। अगला कहता है स्पष्टीकरण 5, परिभाषा में वर्णित सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है। तो सहमति की बात कह रहा है कि सहमति अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। अभिव्यक्त होती है स्पष्ट रूप से, हमने कह दिया कि ठीक है ले जाओ हमारी वस्तु, ये अभिव्यक्त हो गई। विवक्षित ऐसा होता है कि भाई उसके हाव भाव से हमें ऐसा लगता है कि नहीं इसने, इसकी हमें सहमति। उदाहरण के लिए मान लो कोई मेरा मित्र है, अच्छी खासी मित्रता है, हम एक दूसरे का सामान एक दूसरे के उठा के ले जाते हैं, कभी उसका मन करा तो हमारी किताब उठा ले गया अपनी मन से, उसको लगता है कि मेरा दोस्त मना नहीं करेगा, तो ये कैसी सहमति होगी, विवक्षित। अब मान लीजिए मैं उसके घर गया और उसकी वो था नहीं, मैं उसकी पुस्तक उठा लाया उसकी बगैर अनुमति से, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सहमति मुझे है, तो ये चोरी का अपराध नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि और इसमें मेरा बेईमानी पूर्ण आशय भी नहीं है। तो आशय अगर होगा, अब मान लो मैं उठा के तो बढ़िया सज्जन साधे लाया था, बाद में बेईमानी आ गई कि अरे वो तो था ही नहीं, एक काम करते हैं इसको बेच देते हैं किताब को, तो फिर वो चोरी हो जाएगा। ठीक, तो चोरी हो जाएगा जब बेईमानी आ जाएगी। तो उस समय जब उठा के लाए थे तो वो चोरी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आशय भी जरूरी है, बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि दूसरे व्यक्ति की आपको विवक्षित जो है सहमति है और इसलिए आप उठा के लाए हैं, होते हैं ऐसे टर्म्स कई लोगों के, तो फिर वो जो है चोरी की परिभाषा में नहीं आएगा, क्योंकि बेईमानी पूर्ण आशय भी जरूरी है। जंगम संपत्ति तो है ही है, सम्मति के बिना और कब्जा धारी से हटाना, ये सारी चीजें होना जरूरी है, तब जाके जो है चोरी का अपराध घटित होगा। एक वृक्ष का उदाहरण ये आता है, या की सम्मति के बिना या के कब्जे में, मतलब एक वृक्ष था जो या के कब्जे में था, कोई व्यक्ति जो है वो या के कब्जे की जो वृक्ष है उसको उसकी सहमति के बिना उस वृक्ष को क्या करता है, साथ है लिखा है भूमि पर लगे हुए वृक्ष को काट डालता है। तो जैसे ही वो उस वृक्ष को काटता है, जो ही कान है इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, क्या माना जाएगा कि उसने चोरी की। जैसे ही पृथक किया मान लिया जाएगा कि उसने उस क्या किया है, चोरी की है। इसमें काफी जो है इसमें उदाहरण दे रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। मित्र वाला जो है अभी मैंने जो बताया पुस्तकालय वाला, तो ये अगर मित्र का तो कंडीशन है, अगर वो वापस देने के आशय से ले जाता है तो यहाँ अधिक संभव है कि वह विचार किया हो कि पुस्तक उपयोग में लाने के लिए उसको या के विवक्षित सहमति प्राप्त। यदि का कोई ऐसा विचार था तो का ने चोरी नहीं की, जो अभी मैंने बताया। अगर आप ऐसा लगते हैं और आपको लगता है कि वापस लौटा देंगे पढ़ के, स्वाभाविक सी बात है, पुस्तकें ले जाते हैं पढ़ के लौटा देते हैं, और आपको लगता है आपके मित्र की सहमति आपको विवक्षित रूप से थी, तो फिर वो चोरी नहीं है। ये उदाहरण और ध्यान रखिए, या की पत्नी का खैरात में मांगता है, मतलब भीख मांगता है, खैरात मतलब भीख। तो जो या की संपत्ति है उसकी, मतलब जिस संपत्ति उसके पति की थी वो उसकी पत्नी से जो है खैरात में जो है उसकी संपत्ति मांगता है। वह का को धन भोजन और कपड़े देती है, जिसको का जानता है कि उसके पति, कुल मिला के ये कोई व्यक्ति जो होता है वो उस महिला से उसके पति की जो है संपत्ति काय में मांगता है, खैरात में मांगता है, भीख में मांगता है। और वो व्यक्ति जो उस संपत्ति को खैरात में मांग रहा है या भीख में मांग रहा है, वो इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि उसमें उसके पति की सहमति नहीं है। अगर पति को पता होता तो वो उसको देने नहीं देता। ऐसे में वो व्यक्ति जो इस तरीके से खैरात मांग रहा है, यानी कि उसको बेईमानी पूर्ण आशय है ना, वो जानता है कि पति नहीं है, मांग लो पत्नी से, और वो पत्नी से मांग लेता है। तो क्या किया उसने, उस व्यक्ति ने चोरी की, क्योंकि बेईमानी पूर्ण आशय है, उस व्यक्ति की सम्मति है नहीं जिसकी वो जो है संपत्ति थी। तो इस तरीके से इसमें लिखा, पत्नी खैरात मांगता है, वह या को धन भोजन और कपड़े देती है, जिसको का जानता है कि वे उसके पति या के हैं। यहाँ यह यदि संभव है कि का यह विचार हो कि या की पत्नी को भिक्षा देने का अधिकार है। यदि का यह विचार था तो का ने चोरी नहीं की। देखिए अगर इसमें का विचार है कि वो, जैसे कि पति पत्नी को लोग जानते हैं कि भाई पत्नी दे सकती पति की संपत्ति, तो चोरी नहीं है। लेकिन अगर का ये इस बात को जानता था कि उसकी पत्नी जो है उस प्रकार से देने के लिए प्राधिकृत नहीं है और फिर भी वो लेके चले जाता है, तो चोरी हो जाएगा।
हाँ, अगर आप सद्भावना पूर्वक इस बात में विश्वास करते हैं, देखिए बेईमानी पूर्ण आशय जरूरी है। अगर वो बेईमानी पूर्ण तरीके से लेना चाहता है कि उसको पता है अच्छे तरीके से कि भाई पत्नी को देने का कोई अधिकार नहीं है, अभी उल्लू बना के ले जाता हो, तो फिर वो चोरी। और अगर वो सद्भावना पूर्वक विश्वास रखता है कि भाई इनका घर है, ये देने के लिए प्राधिकृत है, तो फिर वो चोरी नहीं है, क्योंकि उसमें बेईमानी पूर्ण आशय नहीं है। तो ये चीज भी देखना पड़ती है कि बेईमानी पूर्ण आशय है या नहीं है। एक और उदाहरण है इसमें, कायागी पत्नी का जार है, वह का को एक मूल्यवान संपत्ति देती है जिसके संबंध में का यह जानता है कि वह उसके पति या की है, और वह ऐसी संपत्ति है जिसको देने का प्राधिकार उसे या से प्राप्त नहीं है। यदि का उस संपत्ति को बेईमानी से ले लेता है तो का ने चोरी की। ये उसी का एक लगभग उसी टाइप का उदाहरण है। ये कह रहा है का उसका जार है। जार का मतलब होता है उसका बॉयफ्रेंड, मान लो आप, ठीक है, पत्नी का। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वो जानता है उसको कि उसकी जो पत्नी मूल्यवान जो संपत्ति थी उसके पति ने उसको प्राधिकृत नहीं कर रखा है उसको देने के लिए। और वो व्यक्ति जो है मूल्यवान संपत्ति को क्या करता है, मूल्यवान संपत्ति को जो है उसकी पत्नी से ले लेता है, मतलब पत्नी देती है गिफ्ट में और वो उसको ले लेता है। और वो व्यक्ति जो ले रहा है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि पति ने इस तरीके का कोई प्राधिकार इसको दे नहीं रखा है कि वो संपत्ति अपनी मर्जी से दे पाए। इस बात को जानते हुए भी वो व्यक्ति जो है क्या करता है, उस मूल्यवान संपत्ति को ले लेता है। तो चूंकि उसमें बेईमानी पूर्ण उस व्यक्ति का आशय है, इसीलिए उस व्यक्ति ने क्या किया, चोरी की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्या किया उस व्यक्ति ने, चोरी की। तो आशय जरूरी है। ठीक है, अगला एक और देख लीजिए, या की संपत्ति की सम्मति की संपत्ति है, या की संपत्ति की अपनी स्वयं की संपत्ति होने का सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हुए खा के कब्जे में से उस संपत्ति को ले लेता है। यहाँ का बेईमानी से आशय नहीं है, इसलिए का ने चोरी नहीं की। ये कह रहा है कि अगर आपकी संपत्ति थी, आपने जो है किसी संपत्ति को अपनी जानते हुए सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में आपको लगा कि भाई हमारी है, एक जैसी दो चीजें होती ना, आपने दूसरे की देखी और आपको लगा कि वो आपकी वास्तविकता में वो आपकी नहीं थी और आप उसको लेके चले आए, तो ये भी चोरी नहीं। चोरी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें बेईमानी पूर्ण आशय नहीं। अगर बेईमानी पूर्ण आशय होता तो चोरी हो जाती, चूंकि बेईमानी पूर्ण आशय नहीं था, भले ही वो आपकी जैसी संपत्ति लग रही थी और गुड फेथ में आप उसको लेके चले आते हो, तो वो चोरी नहीं है, क्योंकि बेईमानी पूर्ण आशय नहीं है। तो बेईमानी पूर्ण आशय जरूरी है चोरी के लिए। अब चोरी के लिए जो है दंड देखा है 379 में, साधारण जो चोरी है उसके लिए जो है आपका दंड है 379 में। 379 में क्या दंड है, इसमें लिखा है वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 3 वर्ष तक का कारावास है, या जुर्माना है, या फिर दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। अब बात आती है कि अब देखिए, अब एक चीज और आती है, एक चीज इसमें अपन यही समझ ले कि अगर कोई व्यक्ति मान लो एक बार चोरी के लिए दंडित किया जा चुका है पहले ही, इसी में मान लो उसे 3 साल की सजा हुई थी, उसके बाद छूट आया और फिर चोरी करता है, तो बात आती है कि ऐसे व्यक्ति को जो है कितने दंड से दंडित किया जाएगा, या कह लो पश्चातवर्ती बात कह रहे हैं कि दोबारा वो एक बार 3 वर्ष से अधिक की सजा से दंडित हो चुका है। कितने वर्ष की सजा से, 3 वर्ष से अधिक की सजा से अगर वो दंडित हो चुका है, और वो दोबारा, अगर पूरे अधिनियम की पूरे जो चैप्टर ही की बात कर रहे हैं कि अगर वो दोबारा इस तरीके का कोई अपराध करता है तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा। अगर वो एक बार पहले दोष सिद्ध हो चुका है और दोबारा अगर वो इस तरीके का अपराध करता है, पुनः एक ही अपराध करता है, या आप कह लीजिए दोबारा उसी तरीके का अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो आजीवन कारावास या फिर जो है 10 वर्ष तक के कारावास से, या फिर या लिख देंगे 10 वर्ष तक के कारावास से 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। कारावास आप कहोगे कहां लिखा है, दंडित, पहले लिख लीजिए दंडित किया जा सकता है। कहां लिखा है, आपने पढ़ा होगा कभी, अभी पढ़ के आए होगे आप, तो भाई कहाँ लिखा है ये कि भाई ऐसा अपराध अगर करता है तो भाई 10 वर्ष और आजीवन, कहाँ लिखा है ये आप पढ़ के आए, 75 सेक्शन पढ़ेंगे आप इसका तो आपको याद आएगा। आईपीसी का 75 सेक्शन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है ये कि अगर इस तरीके के अपराध अगर पहले करता है 3 वर्ष या उससे अधिक जो अपराध है पहले दोष सिद्ध हो चुका है 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए, और पुनः ऐसा अपराध करता है, तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा। यानी दोबारा अपराध करता है, पहले हो चुका है सजा आपका 3 साल से अधिक की सजा काट चुका है,
फिर से करेगा तो फिर आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए बताया कि मान लो नॉर्मली क्वेश्चन ये तो आता ही है कि 3 वर्ष, अगर उन्होंने ये पूछा कि एक व्यक्ति चोरी के लिए पहले दोषित किया जा चुका है 3 वर्ष या उससे अधिक, या सीधा लिखा कि 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दोषित किया जा चुका है, ऐसा व्यक्ति दोबारा चोरी का अगर अपराध करता है तो उसे अधिकतम कितने कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो आप लगा सकते हो आंख बंद करके कि आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है अगर वो दोबारा करता है। कंडीशन ये है कि 3+ होना चाहिए सजा, 3 से अधिक की सजा होगी तभी। अगर 2 साल होगा तो लागू नहीं होती है ये कंडीशन। कब लागू होगी? जब 3 साल से अधिक की सजा उसको हुई हो तब। वो पश्चातवर्ती अपराध वो करता है तो फिर उसको दोबारा में आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा एक चीज और, यहाँ एक और बात करते हैं, 401 और देख लेते हैं। यहाँ सेक्शन 401 ये भी चोरी की से संबंधित है, इसलिए ये कहता है चोरों की टोली का सदस्य होने को दंड नहीं बनाएगा। काय से संबंधित है? चोरों की टोली, ये याद रखना सेक्शन, टोली का सदस्य। बाकी अपन आगे पढ़ेंगे, यहाँ इसके साथ सेक्शन याद रखना है। ये चोरों की टोली का सदस्य है, अगर कोई व्यक्ति चोरों की टोली का सदस्य होता है तो उसको 401 में जो है क्या बनाया गया है? दंडनीय बनाया गया है। ये अपन आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे भाई इसमें दंड वगैरह क्या है। तो सेक्शन याद रखना है, 401 में काय से संबंधित है? चोरों की टोली का जो व्यक्ति सदस्य होता है उसके लिए दंड है इसमें। अब बात करते हैं कि अगर मान लो चोरी में हिंसा अगर आ जाती है, चोरी में अगर हिंसा आ जाती, प्रकार अभी बाद में देखेंगे। चोरी में अगर मान लीजिए हिंसा आ जाती किसी प्रकार की, मतलब चोरी में अगर कोई व्यक्ति हिंसा कारित कर देता है, तो अगर हिंसा युक्त तो चोरी हो जाती, तो हिंसा अगर आ जाती तो चोरी काय में बदल जाती है? लूट में बदल जाती है। चोरी काय में बदल जाती है? लूट में। अगर चोरी में हिंसा आ जाती है तो चोरी जो है लूट में बदल जाती है। देखिए ये अपराध लगे लगाए अपराध हैं, मतलब पहले चोरी होगी, अगर उसी में बल और हिंसा का प्रयोग हो जाता है तो वही चोरी का अपराध जो है आपकी काय में बदल जाती है? लूट में। तो लूट भी क्या है? एक तरीके से चोरी है। लूट भी क्या है? लूट भी चोरी है, बस अंतर इतना है कि लूट में जो है बल और हिंसा का प्रयोग किया जाता है। लूट एक, या कह लीजिए कि लूट इस प्रकार की चोरी है जिसमें बल और हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ये आप कह सकते हैं कि लूट ऐसी है, लूट एक तरीके से चोरी है लेकिन उसमें बल और हिंसा का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक ठीक। चोरी के लिए दंड देख लिया। पहले मैंने बता ही दिया है कि सही जंगम संपत्ति होना चाहिए, ये तो आप जानते हैं। जंगम संपत्ति की परिभाषा कहाँ दे रखी है? आईपीसी की धारा 22 में दे रखी है ना। जंगम संपत्ति की परिभाषा कहाँ दे रखी है? 22 में। आईपीसी की धारा जो है आपकी 22 में जो है इसकी जो है जंगम संपत्ति की जो है परिभाषा दे रखी है। अब देखिए अगर कोई, ये तो आप जानते हैं कि जंगम संपत्ति होना चाहिए। अगर मान लो कोई अचल संपत्ति भी है, अगर वो चलायमान बन जाती है तो वो चोरी का विषय वस्तु हो जाती है। जैसे कि उदाहरण आपने पेड़ का देखा, अगर कोई अचल संपत्ति, पेड़ क्या होता है? अचल संपत्ति है, लेकिन जैसे ही आप उसे काटते हो यानी वो चल संपत्ति में अगर आप उसे परिवर्तित कर देते हो तो वो चोरी की विषय वस्तु हो जाता है। वैसे पेड़ को अगर आप कहें तो पेड़ कैसी संपत्ति? चल है कि अचल? अचल होता है ना, पेड़ चलते तो है नहीं कि आज उठा के यहाँ रख दिया कल उठा के वहां रख दिया। तो पेड़ तो अचल संपत्ति होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको हटाते हो काटते हो वो चल संपत्ति में बदल जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी की ओर बात कर लें, कई लोग इसमें कंफ्यूजन रहता है कि भारतीय जो विद्युत अधिनियम है उसकी धारा 39 के अंतर्गत किसी तार से प्रवाहित विद्युत का बेईमानीपूर्ण उपयोग किए जाने पर चोरी का अभियोजन चलाया जा सकेगा। कि अगर आप घर में जो क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, अगर आप उसकी चोरी करते हो, घर में उसको प्रवाहित करते हो, आप बेईमानी से चलाते हो, मीटर बंद करके चलाते हो, तो आपके खिलाफ चोरी का अपराध बन सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें दो चीजें बनती हैं क्वेश्चन। एक चीज ध्यान में रखना है कि जो एक पोल से दूसरे पोल, जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े पोल बने रहते हैं ना ऐसे, आजकल जैसे भी डिजाइन के बन रहे हैं, एक पोल से जो तार गए जिसको हाई टेंशन लाइन हम कहते हैं। तो अब बात कर लें कि जो हाई टेंशन पे जो लाइन जाती है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, वो कैसी संपत्ति है? वो चल है या अचल? वो अचल है, अचल ही मानी जाती है उससे। उससे क्या माना जाता है? अचल संपत्ति। अब लेकिन आप कहोगे भाई अचल संपत्ति इलेक्ट्रिसिटी को मान रहे हैं तो फिर चल कैसे हो रही? तो क्योंकि चल इसीलिए हो जाती है, हाँ हमने कहा ना अभी कि अगर कोई संपत्ति अचल भी है और अगर वो चल
में बदल जाती है तो फिर उसकी चोरी हो जाती है। जैसे घर में आपके आती, पहले तो जो हाई टेंशन की लाइन होती है वो घर में यूज करने लायक होती नहीं, तो चोरी की विषय वस्तु तो वो वैसे ही नहीं होती। आप हाई टेंशन लाइन से तो चोरी कर ही नहीं सकते। फिर जब वो कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट होकर जब आपके घरों में आती है, आपने कोई तार वगैरह डाल के या कोई बंद कर के जो प्रवाह जिसका हो रहा था उसको आपने बदल दिया, उसका रास्ता बदल दिया, तो वो चलायमान हो जाती है, चल संपत्ति में वो आ जाती है, तो फिर उसकी चोरी हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस जो इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम है उसके तहत जो विद्युत प्रवाहित होती है उसकी चोरी की जा सकती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो सकती है, ऐसे ही मान लीजिए कोई पाइपलाइन है, गैस लाइन है, उससे भी चोरी हो सकती है। ठीक है, उससे भी चोरी हो सकती है। अब बात आती है, कि मानव शरीर की बात कर लें हम, कि मानव शरीर चाहे जीवित हो या मृत, दोनों ही बात करते हैं कि मानव शरीर चाहे वो जीवित हो या मृत चल संपत्ति नहीं है। मानव शरीर चाहे वो जीवित हो या मृत, चाहे जीवित हो या फिर मरा हुआ हो, मृत हो, चल संपत्ति नहीं होता, चल संपत्ति नहीं है। ये याद रखना है कि मानव शरीर चाहे जीवित हो या मृत चल संपत्ति की, हालांकि संपत्ति तो होता है लेकिन चल संपत्ति नहीं। ठीक है, मानव शरीर चाहे वो जीवित हो या मृत चल संपत्ति नहीं होता, परंतु किसी अस्पताल, प्रयोगशाला या संग्रहालय आदि में जो संरक्षित रखे जाते हैं शरीर वगैरह, वो चल संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई मानव शरीर हो, कोई उसका अंग हो, वो प्रयोगशाला, अस्पताल, प्रयोगशालाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं जहाँ डेड बॉडी वगैरह रखी जाती, मॉक हाउस कहते हैं, तो उन सब में जो रखे जाते हैं वो चल संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो वो जब वहां रखे जाते हैं तो वो चल संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। आपने सुना होगा मुर्दे की चोरी हुई, तो मुर्दे की चोरी हो जाती है क्योंकि जब मॉक, अपन जिसमें लिखा ना कि मॉक हाउस, वैसे तो चल संपत्ति नहीं मानते, लेकिन अगर वो किसी संग्रहालय में रखे हैं, किसी अस्पताल में रखे हैं, किसी प्रयोगशाला में रखे हैं, या मुर्दा घर कहते हैं उसमें रखे हुए हैं, तो फिर वो चल संपत्ति हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई के इसमें जो है चुराता है तो उसमें भी चोरी का ही अपराध बनता है। रामाधीन एक का बात था 1902 का, इलाहाबाद का, है ना। अब आप कहोगे कि भाई कोई जीवित मनुष्य है, क्या जीवित मनुष्य की चोरी होती है? आपने सुना कि जीवित मनुष्य की चोरी हो गई? तो जीवित मनुष्य की चोरी तो होती नहीं है, उसके लिए अपन पढ़ ही चुके हैं इससे पहले, अपराध या तो अपहरण होगा या व्यपहरण होगा, है ना। तो अगर कोई मनुष्य है तो उसकी चोरी तो नहीं होगी, लेकिन उसका अपहरण व्यपहरण जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो चोरी नहीं होगी। और अगर किसी व्यक्ति के जो है मानव शव को अगर कोई व्यक्ति हटाता है, तो इसमें अपन आगे पढ़ेंगे अध्याय 15, उसमें धारा 297 पढ़ेंगे अपन, मुझे सबका अपमान की श्रेणी में आता है, अपमान आता है 297 जो है अपमान, शायद, है ना, उनके अपमान की जो है, सॉरी पढ़ चुके हैं अपन, अध्याय 15 में पढ़ चुके हैं। तो अध्याय 15 में जो है मानव श्रेणी की जो है अपमान वगैरह आता है, श्रद्धेय स्थल वगैरह है इसमें, वो सारी चीजें हैं, तो उसमें इसी में इसमें ही आता है, सबों का अपमान वगैरह, वो इसमें ही आता है। अब बात आती है, क्या जंगम संपत्ति जो है, अगर कोई संपत्ति जिसकी हमें चोरी करनी है, क्या वो मूल्यवान होना जरूरी है? मतलब उसकी कीमत होना जरूरी है, मूल्यवान होना जरूरी है, क्या मूल्य हो उसका? तो चोरी के गठन के लिए ये आवश्यक नहीं कि जो संपत्ति की चोरी की जा रही है वो कोई मूल्यवान हो। मूल्यवान होना आवश्यक नहीं है, मूल्यवान हो सकता है कि उसका कुछ भी मूल्य ना हो, तो भी वो चोरी की विषय वस्तु हो सकती है। तो मूल्यवान होना जरूरी नहीं है। अब बात अपन ने पहले ही कर ली कि स्वयं की संपत्ति को भी अन्य के कब्जे से बेईमानी पूर्ण हटाना चोरी कहलाता है। स्वयं की संपत्ति को, स्वयं की संपत्ति को अन्य के कब्जे से बेईमानी पूर्ण आशय से हटाना हटाना क्या करता है? चोरी का अपराध घटित करता है। ये आपको याद रखना है कि आपकी भले ही संपत्ति है,
किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है और बेईमानीपूर्ण नियत से अगर आप उसको हटाओगे तो वो चोरी का अपराध घटित करेगा। यानी सीधा सीधे भाषा में कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है अगर किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से, जब वो संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में होती है और वो व्यक्ति उसको बेईमानीपूर्ण आशय से हटाता है, तो क्या कहा जा सकता है कि ऐसी व्यक्ति जो है खुद की संपत्ति की चोरी करता है। ये आप जानते हैं कि चोरी काय के विरुद्ध अपराध है? कब्जे के विरुद्ध, ना कि स्वामित्व के विरुद्ध। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चोरी स्वयं की संपत्ति की भी हो सकती है। इसके अलावा अब एक दो चीजें और देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं संयुक्त कब्जे की। देखिए, एक तो होता है अपना खुद का कब्जा, एक होता है संयुक्त कब्जा। मतलब दो मालिक हैं, या कह लीजिए मालिक नहीं, दो कब्जाधारी हैं। एक प्रॉपर्टी है, उसके दो कब्जाधारी हैं, यानी उनका राइट है उस पर कब्जा रखने का। ठीक है, तो अब बात आती है कि उन दोनों में से ए और बी, मान लो कोई संपत्ति ए और बी दोनों उसके जो है कब्जेदार हैं, दोनों का संयुक्त कब्जा है। तो इन दोनों में से आपस में ये जो चोरी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर बेईमानी पूर्ण आशय इनमें से हो। जब आदमी अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है तो संयुक्त कब्जाधारी अगर दूसरे व्यक्ति को नुकसान कारित करने के लिए बेईमानी से हटाता है तो क्या वो चोरी नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति कोई वस्तु किसी एक ही समय पर एक से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त कब्जे में हो सकती है। ऐसे में उनमें से किसी एक या अधिक द्वारा अन्य की सहमति के बिना बेईमानी से संयुक्त कब्जे में से उस संपत्ति को हटाना चोरी घटित करेगा। मतलब अगर जब देखिए, जब दो संयुक्त कब्जेदार हैं किसी संपत्ति के, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी संपत्ति को आप हटाते हो तो दोनों की परमिशन होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो ए बेईमानी पूर्ण आशय, तो बेईमानी जरूरी है। बेईमानी अगर नहीं है, नॉर्मली हटा रहा, तो फिर नो चोरी नहीं होती। तो बेईमानी पूर्ण आशय से मान लीजिए ए जो है बी की सहमति के बिना उस संपत्ति को अगर हटाता है, तो मान लो कि ए ने भी क्या किया, ए ने जो है चोरी कारित की, तो इसमें भी चोरी कारित हो सकती है। उदाहरण कैसा है? एक उदाहरण देख लीजिए, इसमें उदाहरण कैसा है। उदाहरण देख लीजिए कि का नामक एक जौहरी ने एक आभूषण बनाने के लिए खा, गा एवं घा को संयुक्त रूप से 100 ग्राम सोना दिया। एक जौहरी होगा, जौहरी ने, जौहरी मतलब आभूषण बनाने वाला, उसने ए बी और आपका सी इसको 100 ग्राम क्या दिया, ग्राम 100 ग्राम जो है सोना दिया। किस लिए दिया? कि भैया आभूषण बनाने 100 ग्राम सोना, संयुक्त रूप से दिया इन तीनों को 100 ग्राम सोना। खाने खाने गा और घा की सम्मति के बिना संपूर्ण सोना हड़प लिया। खाने यानी बी ने, खा बी मान लो, ए मान लो, इसने ए और सी की सहमति के बिना, इनकी सहमति के बिना बी ने क्या करा, बी ने उस सोना को जो है हड़प लिया। बेईमानी पूर्ण आशय से उसने क्या किया, उस सोने को हड़प लिया। तो इसने क्या किया है, इसने बेईमानी पूर्ण क्या था, सम्मति के मतलब बेईमानी पूर्ण संयुक्त कब्जे से हटाना चाहिए। इसमें था अपना, कहाँ पे पढ़े थे, हाँ, घा की सम्मति के बिना संपूर्ण सोना हड़प लिया। हड़प लेने के आशय से अपने स्वयं के कब्जे में से लेकर उसे बेच दिया। खा ने घा के विरुद्ध चोरी कारित की है। तो ये कह रहा है कि इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने जो है वो संपूर्ण सोना जो है बेईमानीपूर्ण आशय से कुल मिला के खा गया, गमन कर लिया। इसने गमन कर लिया, उस सोने को गमन कर लिया, उसको जो है बेच दिया। किसकी सहमति के बिना? ए और सी की। चूंकि तीनों की तीनों क्या थे, संयुक्त, तो उसके जो है उस पर संयुक्त कब्जा था तीनों का। जौहरी ने उसको दिया था, ए और सी का संयुक्त कब्जा था। ऐसे में उसने किसके विरुद्ध अपराध किया? इसने ए और सी के विरुद्ध चोरी का अपराध किया। किसके विरुद्ध अपराध किया? चोरी का। ए और सी के विरुद्ध, कब जौहरी के विरुद्ध नहीं, किसके विरुद्ध किया? ए और सी के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि कब्जाधारी कौन थे? तीनों संयुक्त थे ना। तो संयुक्त संपत्ति थी, 100 ग्राम सोना सबके पास था, मतलब इकट्ठा रखना था। इसमें से बी उसको हड़प लिया। तो ए और सी के विरुद्ध इसने जो है, बी ने क्या किया, चोरी का अपराध कारित किया। क्योंकि कब्जे के विरुद्ध अपराध है ना, तो कब्जा इनका था और इसका था। और बी ने क्या किया, बी ने जो है उसकी सहमति के बगैर, इन दोनों की सहमति के विरुद्ध तो क्या किया, उस कब्जे को, उस मतलब संपत्ति को क्या किया, सोने को बेच दिया। तो इसने क्या किया, ए और सी के विरुद्ध जो है चोरी का अपराध कारित किया। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि जो संयुक्त स्वामी है वो भी आपस में जो है क्या कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। अगर आप दूसरे की अनुमति के बगैर उसको बेचते हो, हटाते हैं, जब बेईमानीपूर्ण अगर आपका आशय है तो चोरी हो सकती है। अब एक चीज और होती है, प्रत्यक्ष और मध्यवर्ती कब्जा भी हो सकता है। प्रत्यक्ष और मध्यवर्ती,
प्रत्यक्ष, अब इसको इसलिए समझा रहे हैं कि ये आगे आएगा, एक उदाहरण आएगा उसमें आप कहोगे कभी चोरी होती है। प्रत्यक्ष और मध्यवर्ती कब्जा भी होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक संपत्ति किसी व्यक्ति के एक समय में, एक संपत्ति संपत्ति एक समय में, एक संपत्ति एक समय में एक व्यक्ति के प्रत्यक्ष और दूसरे व्यक्ति के अप्रत्यक्ष कब्जे में हो सकती है। अब उदाहरण बताऊंगा, एक व्यक्ति के प्रत्यक्ष और दूसरे व्यक्ति के अप्रत्यक्ष कब्जे में हो सकती है, और दूसरे व्यक्ति के अप्रत्यक्ष कब्जे में हो सकती है। कैसे हो सकती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष? ऐसी आप ट्रेन से यात्राएं करते हो, कुली मिलते हैं, वहां कुली मिलते हैं ना, आपका बैग है, यानी कि आपकी जो है वो संपत्ति आपकी है, कब्जा भी आपका, तो एक तरीके से मालिक है भी हो गए आप, कब्जेदार भी हो गए। अब आपके लगेज में वजन ज्यादा है, आपने कुली किया, आपने कुली को दे दिया वो संपत्ति, मतलब जो है अपना सामान, तो उस पर प्रत्यक्ष कब्जा इस समय किसका हो गया? कुली का हो गया। कुली का कब्जा कैसा हो गया? कुली का जो कब्जा है प्रत्यक्ष हो गया, और आपका कब्जा कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया, है ना। तो हो सकता है ना कि एक समय पे प्रत्यक्ष कब्जा अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। तो प्रत्यक्ष कब्जा तो कुली का हो गया क्योंकि कुली ने उसको अपने सिर पे रख लिया, और अप्रत्यक्ष कब्जा आपका है क्योंकि आपने जो है उसको दिया है, आप उसके कब्जेदार थे, अब ले जा नहीं जा पा रहे, तो आपने कहा जो है वहां पर बोगी, फलानी बोगी है, उसमें जो है रख दो। अब ऐसे में मान लो वो कुली, आपने कहा था कि भैया इसको B1 में रख दो, वो लेके भग गया, या C1 जो भी हो, XYZ जितनी भी बोगी के नंबर होते हैं, अब आपने कहा कि इसमें रख दो, और वो कुली क्या चला? कुली लेके भाग के चला गया। तो कुली ने क्या किया? कुली ने चोरी की। अगर बेईमानीपूर्ण आशय से कुली वो आपका सामान लेके चला जाता है तो क्या माना जाएगा? कुली ने चोरी की। क्यों चोरी की? क्योंकि उसने आपके कब्जे से क्या हुआ, उसको जो भी आपका जो अप्रत्यक्ष कब्जा था उससे क्या किया? उसको हटाया। ऐसे ही इसमें एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति अपनी प्लेट, एक व्यक्ति अपनी प्लेट अपने नौकर को न्यस्त करता है, एक व्यक्ति अपनी प्लेट अपने नौकर को न्यस्त करता है, और वो नौकर उस प्लेट को लेकर के भाग जाता है। तो उसने क्या किया? तो कई लोग लगा जाते हैं कि न्यास भंग किया, चोरी किया, तो चोरी हुआ वो अपराध, न्यास भंग नहीं होता, वो क्या होता है? चोरी, ना कि न्यास भंग। देखिए, नौकर का कब्जा है और आपका कब्जा है, आपने कोई प्लेट अगर नौकर को दी तो नौकर का कब्जा मतलब एक तरीके से आप ही का कब्जा, आपका अप्रत्यक्ष कब्जा हो गया, और नौकर का उस पर प्रत्यक्ष कब्जा हो गया। और आपके कब्जे में से वो आपकी सहमति के बिना अगर लेके भागता है तो वो आपराधिक न्यास भंग ना होकर कौन सा अपराध बनेगा? चोरी का अपराध बनेगा। तो ये उदाहरण आएगा आगे, तो इसको याद रखेंगे। तो वो प्लेट लेके भाग जाता है तो कौन सा अपराध होता है? चोरी का। इसीलिए मैंने ये बताया आपको कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का कब्जा हो सकता है। ये तो आप जानते हैं कि जब चोरी होती है तो उसके लिए सहमति का अभाव होता है, सहमति नहीं होती है तभी जो है चोरी होती है, अगर सहमति होगी तो फिर चोरी नहीं होगी। बेईमानीपूर्ण जो है आशय होता है, बेईमानी को कहाँ परिभाषित किया गया? 24 में। ये भी आपको याद रखना है, बेईमानी को कहाँ परिभाषित किया है? 24 में। जो आप धारा 23 के साथ पढ़ सकते हैं, है ना, धारा 23 को भी इसके साथ पढ़ना है, तो 24 में जो है इसको परिभाषित किया गया है बेईमान को, ये याद रखना है। अब बात आती है कि निर्दोष मन से संपत्ति का कब्जा पाने के बाद अभियुक्त में बेईमानी का आशय उत्पन्न हो जाता है, और बेईमानी पूर्वक उसका विनियोग करना चोरी का अपराध नहीं हो सकता, बल्कि आपराधिक दुर्विनियोग या न्यासभंग होगा। ये भी समझ लीजिए। ये कह रहा है कि जब संपत्ति आपके पास आई थी उस समय तो आपका कोई आशय वगैरह नहीं था, बेईमानी पूर्ण आशय नहीं था, मतलब आपके समय, उदाहरण के लिए किताब का ही उदाहरण ले लेते हैं हम, कि मान लो पुस्तक हम किसी मिस्त्र के यहाँ से लेके आए, उस समय हमारा कोई जो है आशय नहीं था चुराने का, बढ़िया पढ़ने के लिए ले आए, तो यहाँ चूंकि बेईमानी पूर्ण आशय नहीं था तो चोरी भी नहीं है, बेईमानी पूर्ण आशय नहीं था, हमें लगा बेईमानी पूर्ण आशय नहीं था तो चोरी भी नहीं होगी, ठीक है, चोरी नहीं होगी। लेकिन अब इरादा बदल गया, ठीक है, अब बदल गया, घर पे लाके नीयत खराब हो गई,
क्या लगा कि भैया उसको तो पता नहीं, एक काम कर देते हैं, बढ़िया पुस्तक है, अच्छी खासी बिक जाएगी, बेच देते हैं। तो बात आती है कि जी अपराध कौन सा अपराध बनेगा, चोरी बनेगा कि कोई और अपराध बनेगा। तो इस तरीके का जो अपराध है चोरी का तो नहीं बनेगा, क्योंकि उस समय जब ली थी उस समय तो बेईमानी पूर्ण आशय नहीं था। अब चूंकि हमारे कब्जे में भी है तो कब्जे में से हटाना भी नहीं बन रहा है, तो फिर क्या बनेगा, दुर्विनियोग बनेगा, संपत्ति का जो है आपराधिक दुर्विनियोग होगा। आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक दुर्विनियोग इसलिए होगा कि संपत्ति जो आप पहले लाए थे उस, यहां तक तो देखिए अगर यही बेईमानी पूर्ण आशय होता तो चोरी हो जाता, लेकिन चूंकि अब आपके कब्जे में आ गई है, अब आपके खुद के कब्जे से तो हटेगी नहीं ना, आप उसको बेचोगे तो खुद के कब्जे में से हटाना तो कहलाएगी नहीं, तो वो चोरी का अपराध ना बन के काय का अपराध बनेगी, आपराधिक दुर्विनियोग। तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि अगर एक एक संपत्ति जब आपके कब्जे में आई थी उस समय कोई ऐसा आशय वगैरह नहीं था तो ठीक है, लेकिन बाद में आपका अगर आशय हो जाता है तो चोरी का अपराध नहीं बनेगा, फिर दुर्विनियोग का अपराध बनेगा, आपराधिक दुर्विनियोग का जो है अपराध बनेगा। इसमें एक उदाहरण भी है आपके उसमें कि एक व्यक्ति जो है, एक महिला थी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो राजा हुसैन का मामला है, इसी का जो है आपका एग्जाम्पल जो है आपके इसमें उन्होंने शामिल किया है कि एक अनपढ़ महिला इलाहाबाद से दिल्ली जा रही थी, अनपढ़ थी महिला, अनपढ़ जो महिला थी, अब अनपढ़ आप जानते ही हैं कि भाई अनपढ़ है, अनपढ़ महिला है तो वो पढ़ तो पाती नहीं होगी, तो कहाँ जा रही थी, इलाहाबाद। इलाहाबाद से उसको कहाँ जाना था, दिल्ली, दिल्ली तक की यात्रा थी उसकी, कहाँ से, इलाहाबाद से दिल्ली। तो उसने किसी जो है राजा हुसैन नाम के कोई व्यक्ति होंगे, राजा हुसैन नाम था व्यक्ति का, राजा हुसैन, नाम तो राजा था, काम खराब थे इनके, हुसैन, तो राजा हुसैन नाम था इनका। इनको टिकट दिया अपना दिखाने के लिए कि बेटा देख के बताओ भैया ये टिकट सही है कि नहीं सही है। तो ये और चालाक थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक आगरे का टिकट खरीदा था, मतलब इलाहाबाद से आगरा जाना था, इनको दिल्ली जाना था, इनको आगरा जाना था, इनको कहाँ जाना था, आगरा, तो रास्ता तो एक ही है, आगरा के बाद दिल्ली आता है, इलाहाबाद के लिए, तो इन्होंने आगरा तक का खरीदा था टिकट खरीदा। तो इन्होंने वो महिला को जो है अपना टिकट दे दिया और उसका टिकट रख लिया, इनका टिकट रख लिया अपने पास। क्यों रख लिया कि बोले ये ज्यादा दूरी का है, बोले इससे हम चले जाएंगे। जनरल टिकट पे देखिए नाम तो होता नहीं है ना, तो उसमें तो एक्सचेंज हो सकता है, कोई रिजर्वेशन वाला टिकट हो तो अलग है, जनरल टिकट होता है उसमें नाम तो होता नहीं। और 1900 जो है 4 की बात है, उस समय तो इस टाइप की कोई प्रोसीजर ही नहीं था कि भाई नाम वगैरह है ना, इस तरीके के नहीं होते थे, तो केवल टिकट होते थे कि भाई टिकट दे दिया, आप पैसे दो टिकट लो, और उस पे कहाँ से कहाँ तक जाना ये रहता था, कोई व्यक्तियों के नाम तो रहते नहीं थे, है ना। और मान लो रिजर्वेशन का भी रहा हो, उस समय नाम नहीं हुआ करते थे, अब चलने लगे हैं नाम वगैरह, तो इस तरीके का टिकट इन्होंने बदल दिया। तो ये कह रहा है कि भाई इसने कौन सा अपराध किया, चोरी का अपराध किया, क्या दुर्विनियोग का अपराध किया। अब इसने कौन सा अपराध किया, इसने दुर्विनियोग किया, चोरी क्यों नहीं की इसने, इसको चोरी क्यों नहीं माना जाएगा। देखिए टिकट है, चल संपत्ति तो है, चो टिकट है ना, बेईमानी पूर्ण आशय भी है इनका। हम्म। तो इसमें कौन सा अपराध माना गया, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक दुर्विनियोग। इसमें चोरी का अपराध ना मान करके कौन सा अपराध माना, आपराधिक दुर्विनियोग का जो है अपराध माना। इसके लिए रीजन उन्होंने ये कहा कोर्ट ने कि जबकि इस मामले में जो महिला है टिकट लेकर उसने खुद सौंपा, कब्जा उसने हटाया नहीं, इस महिला ने खुद सौंपा था, एक तो मतलब उसने नहीं छीना था या उसने नहीं हटाया था, उस महिला ने खुद ने दिया, तो कब्जा तो इसने हटाया नहीं। दूसरा, उस समय जब उसने पढ़ने को लिया था उस समय हो सकता है कि उसका बेईमानीपूर्ण आशय ना रहा हो, बाद में उसका बेईमानीपूर्ण आशय आ गया पढ़ने के बाद, तो इसीलिए जो है इसको चोरी का अपराध न मान के न्यायालय ने क्या माना, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध मांगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कब्जा, तो कब्जे से तो इन्होंने हटाया नहीं था, हाँ इन चोरी से अगर ये टिकट निकाल लेते तो हो सकता था कि चोरी बन जाए, लेकिन चूंकि उस महिला ने खुद ने दिया था, यानी कब्जा से इन्होंने नहीं हटाया था, उस महिला ने खुद ने दिया था, इसलिए ये दुर्विनियोग का जो है अपराध माना गया।
अब देखिए आगे इसका, अब देखिए अन्य प्रकार देख लीजिए आप। काफी हो गया। अब 380 देखिए, निवास गृह आदि में चोरी, सीधा सीधे इनके अब वो देखना है 380, ये काय में है, निवास गृह में, सीधा लिख दिया निवास गृह में चोरी, आदि में चोरी, आदि में चोरी। सीधा याद रखना है आपको कि 380 में क्या है, निवास गृह में चोरी। निवास गृह का मतलब केवल निवास गृह नहीं, आपका आपका होटल हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, वो सब इसी में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति निवास गृह या जो आपके होटल वगैरह है वहां भी चोरी करता है, या आपके ऑफिस वगैरह में चोरी करता है, तो वो धारा 380 के तहत आता है। इसमें लिखा, जो कोई किसी निर्माण तंबू यान जलयान में चोरी करेगा, जो निर्माण तंबू या जलयान मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, वह दोनों में से किसी में अधिक कारावास है, जिसकी अवधि जो है 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ सजा पड़ जाएगी, बस 3 वर्ष से बढ़कर सजा कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से, और होगा, सॉरी, 7 वर्ष तक के कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से, और जुर्माना, और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो इसमें सजा जो है बढ़ गई। अगर कोई व्यक्ति निवास गृह आदि में चोरी करता है, या कोई भी ऐसे स्थान पर चोरी करता है जहां आप संपत्ति वगैरह रखते हो, तो ऐसे में जो है चोरी के लिए सजा जो है बढ़ जाती, 7 वर्ष हो जाती। तीन नॉर्मल चोरी में 3 वर्ष है, और बाकी जो चोरियां हैं उसमें जो है 7 ही वर्ष है सजा। अब इसी की बात करते हैं, इसी का आगे एक और गंभीर रूप है 81, लिपिक या सेवक द्वारा चोरी। लिपिक या सेवक द्वारा, लिपिक या सेवक, तो ये सीधे सीधे याद रखना है, ये निवास गृह में चोरी है, ये लिपिक या सेवक द्वारा, मतलब जो भी आपका लिपिक है, जो बाबू क्लर्क जो आप रखते हैं, या जो घर का नौकर है, उनके द्वारा अगर चोरी की जाती है, तो उसको कहाँ दंडनीय बनाया गया है, 381 में दंडनीय बनाया गया है। जो भी कोई लिपिक या सेवक होते हुए या उस हैसियत में नियोजित होते हुए अपने मालिक या नियोजक के कब्जे की किसी संपत्ति को चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित, सेम सजा सेम ही है, केवल आपको हेडिंग याद रखना है कि लिपिक और सेवक के लिए चोरी कितनी है, 381, निवास गृह में कितने में, 380 में जो है चोरी को जो है बारे में बताया गया है। 382 देखिए, 382 क्या है, इनको केवल आपको हेडिंग याद रखना है, और सजा तो आपको याद रखनी, 7 ही वर्ष है सब में, ठीक है। अब थोड़ी सी ये इसमें है, थोड़ी बढ़ जाएगी। चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी, तो सीधा याद रखेंगे इसमें 382 में, तैयारी के साथ चोरी, तैयारी के साथ चोरी, इतना याद रखना है आपको। तैयारी के साथ चोरी का मतलब होता है हथियारों के साथ सुसज्जित होकर, कि भैया किसी ने अगर हमारा विरोध किया तो हम उसको वहीं निपटा देंगे, इस तरीके की अगर कोई चोरी करता है तो उस व्यक्ति को, मतलब अगर आप चोरी कर रहे हो उसमें हथियार भी ले जाते हैं, चाकू छुरियां वगैरह, और इसके अलावा बंदूक वगैरह, उसको ले जा करके आप चोरी करते हो कि अगर किसी ने रोका तो उसको निपटा देंगे, तो वो चोरी जो है 382 में दंडनीय है। केवल करा है अभी, मतलब हथियार लेके गए, उसका इस्तेमाल करना ना करना वो अलग बात है, वो करेगा तो वो अलग हो जाएगा। तो ये कहता है, जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा लाई गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या उपहति या उसका अवरोध कारित करने की, या मृत्यु या उपहति या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करने करके चोरी करेगा, वह कठिन कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसमें सजा थोड़ी बढ़ गई है, 10 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना, और 10 वर्ष का भी कैसा है, कठोर, 10 वर्ष का कठोर, और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो 3 प्रकार हो गए चोरी के, निवास गृह में चोरी, उसके अलावा लिपिक या सेवक द्वारा चोरी, और तीसरा तैयारी के साथ जो है चोरी। तो चोरी के कितने प्रकार हो गए आपके, 3 प्रकार जो है चोरी के हो गए, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इनको तो आपको केवल हेडिंग याद रखना है, और याद रखना है, पूछी जाती है कि निवास गृह में चोरी है तो कितने में दंडनीय है, लिपिक सेवक चोरी करता है तो कितनी में दंडनीय है, तैयारी के साथ चोरी करता है तो कितनी में दंडनीय, और नॉर्मल जो चोरी है वो कितनी में दंडनीय, 379 में दंडनीय है। नॉर्मल जो चोरी होती है 379 में। तो जिस तरीके से ये पूछा जाता है उसी तरीके से जो है आपको इसका जो है आंसर जो है लगाना है। अब उद्दापन जो है कल देखेंगे, उद्दापन अलग है, इसमें भय भय होता है,
उद्दापन चोरी में अंतर क्या होता है? उद्दापन देखिए, चोरी में आप खुद हटाते हो संपत्ति, उद्दापन में वो व्यक्ति खुद देता है आपको संपत्ति, ये अंतर होता है। अब वो अपनी मर्जी से नहीं देता, बस अंतर इतना है, अपनी मर्जी से नहीं देता, आप उसे डराते धमकाते हो और इस वजह से जो उसकी संपत्ति होती है वो क्या करता है, आपको देने के लिए मजबूर हो जाता है। आप किसी को धमकी देते हो, वो धमकी बस अपनी संपत्ति खुद आपको सौंप देता है। आपने किसी को धमकी दी, या तो आपको खुद को मारने की, या आपका कोई हितबद्ध व्यक्ति है उसको मारने की, या अन्य कोई व्यक्ति है जो आपसे जुड़ा हुआ है उसको मारने की अगर आपने धमकी दी, और इस धमकी बस उस व्यक्ति ने अगर संपत्ति आपको परिदत्त कर देता है, खुद सौंप देता है, तो उसे उद्दापन कहते हैं। ये अंतर है चोरी और उद्दापन में। उद्दापन में जो है संपत्ति हटाई जाती, चोरी में संपत्ति हटाई जाती है, जबकि उद्दापन में जो है व्यक्ति स्वयं अपनी संपत्ति आपको दे देता है भयग्रस्त होकर। तो इसमें भी चोरी के सारे तथ्य इसमें भी होते हैं, लेकिन बस इसमें भय और होता है, इसमें आप भय देते हैं और अंतर इतना होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है खुद संपत्ति जो है आपको देता है। तो उद्दापन, उसके बाद अपन देखेंगे लूट और डकैती, ये अपन कल देखेंगे, और उसके बाद आएगा दुर्विनियोग वगैरह। ठीक, तो उद्दापन कल देखेंगे, साथ ही में इसके बाद लूट देखेंगे। आज इतना ही रहने।